नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एएसपीजी कॉलेज। और आज हम लोग बात करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित एक लेक्चर हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी बेसिक प्रिंसिपल के बारे में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के और नंबर ऑफ सिग्नल्स के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल शिफ्ट के बारे में। अगर मैं केमिकल शिफ्ट को समझूं, द केमिकल शिफ्ट डिस्क्राइब अबाउट द पोजीशन ऑफ एनएमआर सिग्नल एंड द नेचर ऑफ द प्रोटोन। तो हमारा जो केमिकल शिफ्ट है वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो हमको क्या बताता है, दैट डिस्क्राइब अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोटॉन्स। व्हेन वी कंसीडर अ बेयर न्यूक्लियस, जब हम लोग सिर्फ बेयर न्यूक्लियस की बात करते हैं, बेयर न्यूक्लियस मतलब सिर्फ खाली न्यूक्लियस अगर हमारे पास हो, उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, then the external magnetic field experienced by the nucleus is equal to the applied magnetic field। तो जो मैग्नेटिक फील्ड कोई भी न्यूक्लियस एक्सपीरियंस कर रहा है वो किसके बराबर होगी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगी। बट नो न्यूक्लियस इज बेयर, लेकिन कोई भी न्यूक्लियस बेयर नहीं होता। हर एक न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, आपको पता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। And nucleus is surrounded by electrons which have their own magnetic field। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं, तो उनकी भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी। तो होता क्या है, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन होएगा उनकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो हम जो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड हुई उसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से जनरेट हो रही है। तो ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड है, that can either oppose the external magnetic field, वो या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, है ना। इस तरह के इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, शील्डिंग। या फिर इट कैन आइदर अलाइन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये उसके उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको रीइंफोर्स कर देगी, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी। तभी हम इसे क्या कहेंगे, तब हम इसे कहेंगे डी शील्डिंग। तो हुआ क्या, जैसे कि हमारी फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी नॉट की ये थी और इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन अगर इसी दिशा में हुई, तो हमारी जो है, तो हम उसको क्या कहेंगे, डी शील्डिंग। तब हमको क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये कम लगाएंगे लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा होगी न्यूक्लियस को, क्योंकि एक तो इसकी है प्लस इलेक्ट्रॉन भी उसी दिशा में लगा रहे हैं, तो न्यूक्लियस पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो यानी कि जो हम हमारे को मैग्नेटिक फील्ड कम लगानी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो वो क्या करेगी, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, तो जो न्यूक्लियस होगा उसको कम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगी, उसे कम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। यानी कि हमको मैग्नेटिक फील्ड जो लगा रहे हैं उसे बढ़ाना पड़ेगा उस ट्रांजिशन को पाने के लिए। ठीक है। तो ड्यू टू दिस shielding and de-shielding, the shielding shift the absorption upfield। shielding की वजह से क्या होता है, हमको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ती है। ठीक है। ऐसे ही सेम de-shielding की वजह से क्या होता है, हमको एब्जॉर्प्शन शिफ्ट डाउनफील्ड, है ना, डाउनफील्ड हो जाता है क्योंकि हमको कम मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ती है। तो सच शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एनएमआर एब्जॉर्प्शन आर कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछली लेक्चर में कि हमारा ये फॉर एग्जांपल एक पीक मिल रही है, तो ये पीक किस किस के बीच में होती है, दिस इज बिटवीन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज इंटेंसिटी। तो अगर हमारा शील्डिंग हो रही है तो हमको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी, तो ये पीक हमारी कहाँ, आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी ड्यू टू शील्डिंग। जबकि डी शील्डिंग की वजह से हमें कम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी, तो ये वाली पीक कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, कम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ।
तो ये जो शिफ्ट होगा इन द पीक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट शिफ्ट इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट, है ना। और इसी वजह से, क्योंकि आपको पता है हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, इसीलिए हर एक न्यूक्लियस की ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है जी। तो इसीलिए हर एक, इस तरह से हम लोग डिफरेंट न्यूक्लियस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय केमिकल शिफ्ट। ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें मेजरमेंट की, द केमिकल शिफ्ट, द chemical shift is expressed as a difference between the absorption position of the particular proton and the reference compound। जैसे कि पिछले वाली स्लाइड में हम लोग देखें, अगर हम लोगों ने इसे रेफरेंस मान लिया था, ये अगर हमारा रेफरेंस था, तो अगर हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल यहाँ शिफ्ट हो गई, है ना, तो ये जो दो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। क्लियर? या आगे को शिफ्ट हो गई तब भी हमारा वही डिफरेंस। ठीक है। तो हमारा रेफरेंस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में हमारे प्रोटॉन की पोजीशन कहां पर शिफ्ट हुई है, उसी हिसाब से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पाई जाती है। तो अब हमारा रेफरेंस कौन सा है? तो रेफरेंस हम लोग लेते हैं टेट्रा मिथाइल सिलेन, जिसे हम लोग टीएमएस भी कह देते हैं, है ना, जिसमें सिलेन बीच में और टेट्रा मिथाइल, 4 मिथाइल ग्रुप हो गए, है ना। तो टेट्रा मिथाइल सिलेन बन गया, यानी कि टीएमएस बन गया। ये जो कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड हम लोग रेफरेंस कंपाउंड के रूप में लेते हैं, क्योंकि ये हाईली शील्डेड होता है, इसके चारों तरफ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। भाई प्रोटॉन कितने हुए? 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 प्रोटॉन हो गए। तो 12 प्रोटॉन है तो बहुत सारे प्रोटॉन इसके चारों, और ऐसे ही 12 प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इस तरह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, दैट्स वाई बहुत ज्यादा शील्डिंग होती है ना। तो there are some reason also of using TMS as a reference. This question could be asked. Let's see what are the reason, है ना। फर्स्ट रीजन इज इट इज केमिकली इनर्ट। केमिकली ये क्या है? इनर्ट है। ये बहुत ज्यादा कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करता, केमिकली इनर्ट रहता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसलिए भी हम लोग टीएमएस को यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग और कोई कंपाउंड यूज करेंगे तो वो दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन कर सकता है। दूसरा, इट इज वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल होता है। तो वॉलेटाइल होने की वजह से हम लोग इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं आफ्टर स्पेक्ट्रम। ठीक है। बिसाइड दैट इट गिव्स अ सिंगल शार्प पीक बिकॉज इट हैज 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन। पीछे देखें हम लोग तो 12 प्रोटॉन्स है, हम लोगों ने बात की 12 हाइड्रोजन एटम है ना, तो इसका मतलब 12 प्रोटॉन्स हैं इसके पास इक्विवेलेंट। ठीक है। इसलिए ये एक सिंगल पीक देता है। इट इज हाईली शील्डेड, हम लोगों ने पिछली स्लाइड में बात ही की, बहुत ज्यादा प्रोटॉन है तो हाईली शील्डेड है, सो एब्जॉर्ब एट हायर फील्ड देन ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड। तो हायर फील्ड में ये क्या कर सकता है? एब्जॉर्प्शन दिखाता है, मतलब इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है ना। इट इज सॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये अधिकतर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल भी जाता है, इसलिए किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कारण है टीएमएस को यूज करने के। ठीक है जी। अब हमारा टीएमएस जो है, अगर हम लोग मेजरमेंट करें तो हमको पता है कि हर एक चीज का जो मेजरमेंट होता है उसके लिए एक पैमाना होता है, स्केल होता है ना। ऐसे ही सेम केमिकल शिफ्ट के लिए भी एक स्केल होता है, जिस स्केल को हम लोग डेल्टा स्केल कहते हैं या पीपीएम कहते हैं। अगर हम लोगों को निकालना हो इसके डेल्टा वैल्यू, तो डेल्टा वैल्यू क्या है? शिफ्ट डाउनफील्ड फ्रॉम टीएमएस, मतलब टीएमएस से जितनी डाउनफील्ड शिफ्ट हुआ है, जितना भी शिफ्ट हुआ है, दैट वैल्यू इन हर्ट्ज अपॉन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी की जो हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू, बट इट इज टेकन इन मेगाहर्ट्ज। तो ये मेगाहर्ट्ज में ले लेंगे, या फिर इसे हर्ट्ज में लेके 10 की पावर 6 से गुणा कर दो, तब भी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हमारी वैल्यू केमिकल शिफ्ट की हमारी निकल कर आ सकती है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने लिया,
तो अगर यहाँ पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 मेगाहर्ट्ज है, तो उस हिसाब से ये टीएमएस की वैल्यू 0 से लेके 10 तक है ना, on the delta scale. There is another scale, that scale is called tau scale. अगर मैं tau scale की बात करूं, tau scale की वैल्यू जो होती है डेल्टा स्केल के अपोजिट होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेल्टा स्केल पे अगर 0 वैल्यू होगी तो tau स्केल पे यहाँ वैल्यू होगी 10, यहाँ होगी 9, यहाँ होगी 8, यहाँ होगी 7, ये होगी वैल्यू 6, ये होगी 5, ये होगी 4, ये होगी 3, 2, 1, 0। तो डेल्टा और टॉ की वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वैल्यू इज, है ना, टॉ वैल्यू इज डेल्टा, ठीक है जी। तो टॉ की वैल्यू क्या होगी, या सॉरी डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा वैल्यू इज, अगर हम लोग को ये करना हो, डेल्टा वैल्यू इज 10 माइनस टॉ वैल्यू, तो 10 माइनस टॉ वैल्यू अगर हम लोग करेंगे तो हमारी डेल्टा की वैल्यू निकल आएगी। तो जैसे यहाँ टॉ की वैल्यू 9 है तो 10 माइनस 9 1 आ जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला है डेल्टा और टॉ के बीच में रिलेशनशिप, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी होगी केमिकल शिफ्ट का मेजरमेंट, ठीक है जी। आगे चलते हैं। There are some factors which affect the chemical shift. What are these factors? First factor is inductive effect. अगर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, वन इज प्लस आई इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज माइनस आई इफेक्ट। अगर मैं प्लस आई इफेक्ट की बात करूं तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, आप इसे इस तरह से मान के चलिए, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा शील्डिंग होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वो प्रोटॉन को ज्यादा घेरेंगे तो शील्डिंग वर्ड आ जाएगा, तो वो उसे शील्ड करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रोकेंगे, तो उस वजह से जो है हमारी डेल्टा वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हायर अगर वो होता है टीएमएस हैज द हाईएस्ट शील्डिंग, और उसकी वैल्यू कितनी होती है डेल्टा स्केल पे 0, बाकी की उससे कम ही रहती। तो अगर हमारा शील्डिंग बढ़ेगी तो वैल्यू घटेगी डेल्टा, और अगर शील्डिंग घटेगी तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है जी। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पे शील्डिंग बढ़ती है, इसलिए डेल्टा की वैल्यू घटती है, जबकि माइनस आई इफेक्ट कब आएगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस लगाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है जी। ऐसे ही सेम वंडर वॉल शील्डिंग को समझ सकते हैं। देखो वंडर वॉल फोर्सेस की वजह से क्या होता है, कभी कभी वंडर वॉल फोर्सेस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने की वजह से क्या होगा, आपको पता है, ये डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरी चीज हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या स्पेशल कंडीशन है, हाइड्रोजन एटम किसके साथ होना चाहिए, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेगा, है ना। तो हाइड्रोजन पर ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी डेल्टा की वैल्यू बढ़ती है, सेम एज वंडरवॉल शील्डिंग की वजह से, अगर वंडरवॉल शील्डिंग है तो उसकी वजह से भी डेल्टा की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट से प्लस आई से घटती है और माइनस आई से बढ़ती है, ठीक है। तो ये हुए हमारे फैक्टर्स जो केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। अब हम लोग आगे बात करते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग या स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स के बारे में, है ना। होता क्या है, इन एनएमआर स्पेक्ट्रा नंबर ऑफ सिग्नल रिप्रेजेंट द टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, तो जितने भी टाइप्स के प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ सिग्नल मिलेंगे, बट सम टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट वी ऑब्टेन अ ग्रुप ऑफ पीक्स इंस्टेड ऑफ वन सिंगल, लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोगों को एक ग्रुप ऑफ पीक मिलती है इंस्टेड ऑफ वन सिग्नल, एक सिग्नल के बजाय एक ग्रुप ऑफ पीक मिलती है। द एनएमआर सिग्नल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटॉन
split into several peaks due to the interaction with the magnetic field of nearby proton. It is called spin-spin coupling. होता क्या है? Let's see. जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये है 112 ट्राइब्रोमो इथेन। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को समझें यहाँ ये, तो ये वाला जो प्रोटोन है इसका सिग्नल एक मिलना चाहिए था, एक पीक मिलनी चाहिए थी, जबकि इसकी कितनी पीक मिल रही है? 3 पीक मिल रही है। जबकि ये वाला जो प्रोटोन है ये बी प्रोटोन्स है। तो यहाँ पर क्या है, ये दो प्रोटोन्स है, इनकी भी एक सिंगल पीक मिलनी चाहिए थी क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिल रही है? 2 पीक्स मिल रही है। तो हो क्या रहा है, ये जो इनकी पीक्स जो है वो स्प्लिट हो जा रही है, स्प्लिटिंग हो जा रही है ना, डिवाइड हो जा रही है कई पीक्स में, मल्टीप्लेट मिल रहा है विदाउट इंस्टेड ऑफ अ सिंगल पीक, है ना। और ये क्यों हो रहा है? दैट इज हैपन ड्यू टू द इंटरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द नियर बाय प्रोटोन। जो नियर बाय प्रोटोन है यानी कि नेबरिंग प्रोटोन है उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, और उसकी वजह से उन जो पीक हो रही है या जो सिग्नल है वो स्प्लिट हो जा रहा है इनटू सेवरल पीक्स। इट इज कॉल्ड स्पिन स्पिन कपलिंग and a signal is split into n plus 1 peak if it has n proton of the same environment. Let's see this. तो अगर फॉर एग्जांपल इसके बराबर में कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है, एक ये, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो 2 प्लस 1 n प्लस 1, तो 2 प्लस 1, तो ये कितने में डिवाइड हो गया? 3 पीक्स में डिवाइड हो गया। ऐसे इसके बराबर में कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर n की वैल्यू इस इन प्रोटॉन्स के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो 1 प्लस 1 2, तो ये कितनी पीक्स में डिवाइड हो जा रहा है? 2। तो अगर नेबरिंग में सेम इन्वायरमेंट के n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो हमारे लिए फॉर्मूला है n प्लस 1, तो वो n प्लस 1 पीक्स में डिवाइड हो जाए। अगर दो तरह के प्रोटॉन्स है तब फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 m प्लस। ठीक है जी। जैसे कि मैं मान लूं CH3 CH2 CH2Cl, जैसे ये है, तो इसके बराबर में कितने प्रोटॉन है? ये है, तो n प्लस 1 इसके लिए, तो इसकी पीक कितनी बनेगी? 3 पीक्स में डिवाइड होगी। इसकी वाली इसके बराबर में 2 है, तो ये भी 3 पीक्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब हम इसे देखें, इसके बराबर में 3 तो अलग इन्वायरमेंट के, 2 अलग इन्वायरमेंट के, तो यहाँ क्या होगा? n प्लस 1 और m प्लस 1 का फॉर्मूला लगे। तो n क्या है? 3, m क्या है? 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 और 2 प्लस 1। आंसर क्या है? 3 4 4 दिया 12। तो यहाँ पर एक सिंगल पीक की बजाय 12 पीक्स मिलेंगी इसकी, क्योंकि इसके बराबर में 2 अलग अलग इन्वायरमेंट के प्रोटॉन है। अब जैसे 3 हो जाएंगे n प्लस 1 m प्लस 1 l प्लस 1 हो जाएगा, ऐसे इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है जी। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि नेबरिंग प्रोटॉन की वजह उसकी जो सिग्नल है वो कितनी पीक्स में डिवाइड हो रहा है। तो कितने किस पे डिपेंड करेगा? वो नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1। अगर 2 अलग अलग तरह के प्रोटॉन है तो फॉर्मूला n प्लस 1 m प्लस 1। अगर 3 तरह के तो n प्लस 1 m प्लस 1 और l प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है जी। ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल को देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स को देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। बिसाइड दैट देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड पीक इंटेंसिटी रेशियो। अगर हम लोग देखें तो यहाँ तो ये डेल्टा स्केल है इस ग्राफ पे, दिस इज डेल्टा स्केल एंड इट इज इंटेंसिटी। तो अगर आप लोग देखोगे कि जितनी भी पीक्स मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 पीक्स मिल रहे हैं, लेकिन सबकी इंटेंसिटी सेम नहीं है। यहाँ पर ऐसी 2 पीक्स मिल रही हैं तो सबकी इंटेंसिटी यहाँ ऑलमोस्ट बराबर है ना, लेकिन यहाँ पर तीनों की बराबर नहीं। तो इंटेंसिटी में भी जो डिफरेंस आता है उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अगर एक ही पीक आएगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इंटेंसिटी का रेशियो कुछ हो ही नहीं। अगर 2 पीक आएंगी तो दोनों की इंटेंसिटी ऑलमोस्ट बराबर होगी। अगर 3 पीक आएंगी तो एक नंबर हम यहाँ लिखेंगे, एक नंबर यहाँ लिखेंगे, इसे और इसे जोड़ेंगे, कितना आएगा? 1 और 1 2, तो उनका रेशियो क्या होगा?
1:2:1। ऐसे ही अगर 4 पीक होंगी तो हमको रेशियो निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ भी लिखेंगे 1। इसे और इसे जोड़ेंगे कितना आएगा 3, इसे और इसे जोड़ेंगे ये कितना आएगा 3। तो उनका रेशियो क्या होगा 1:3:3:1। ऐसे ही हमारी 5 पीक होंगी तो एक यहाँ लिखो, एक यहाँ लिखो, तो 1 और 3 कितने हो गए 4, 3 3 कितने हो गए 6, 3 और 1 कितने हो गए 4। तो उनका रेशियो क्या होगा 1:4:6:4:1। ऐसे ही सेम बढ़ते चले जाएंगे। तो एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, तो 1 और 4 कितने हो गए 5, 4 और 6 कितने हो गए 10, 4 और 6 कितने हो गए 10, 4 और 1 5। तो अगर हमारी 6 पीक है तो उनका रेशियो क्या होगा 1:5:10:10:5:1। तो इस तरह से हम लोग पीक इंटेंसिटी का रेशियो निकाल सकते हैं। जो डिफरेंट पीक्स है उनकी इंटेंसिटी का क्या रेशियो रहेगा बाय यूजिंग दिस सिंपल ट्रिक। क्लियर। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं एक और टर्म के बारे में। दैट टर्म इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल J। एज वी हैव नेम्ड इट, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। होता क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट peaks of a multiplet is called coupling constant। Let's see, जैसे कि इसमें जो ये एक ही सिग्नल की दो पीक हैं, इन दोनों पीक के बीच की डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा, ये कपलिंग कांस्टेंट कहलाएगा। या फिर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, ये भी कपलिंग कांस्टेंट कहलाएगा। तो ये वैल्यू जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है और इसको हम क्या कहते हैं, कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू and does not change with the value of external magnetic field। तो अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करें तो ये वैल्यू चेंज नहीं होती है और इसे हमेशा हर्ट्ज में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे ना तो हम लोग डेल्टा स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं ना टॉ में रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग डायरेक्ट हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन पीक्स एंड सिग्नल। होता क्या है, जब हमारी अगर हमारा बी की वैल्यू हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड घटाएं या बढ़ाएं, तो इन दोनों पीक्स के भी इन दोनों सिग्नल्स के बीच की वैल्यू घटती या बढ़ती है। लेकिन इन पीक्स के बीच की वैल्यू घटती ना तो घटेगी ना बढ़ेगी। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि वो दो सिग्नल हैं या एक ही सिग्नल के दो पीक हैं। बी की वैल्यू घटाए बढ़ाएं और अगर उनके बीच की वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है तो वो अलग अलग सिग्नल है, वो पीक नहीं है। लेकिन अगर उनकी वैल्यू कांस्टेंट है, उन दोनों के बीच की डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो हम मान के चलते हैं कि ये एक ही सिग्नल के दो या दो से ज्यादा पीक है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग जे की वैल्यू से क्या पता लगा सकते हैं कि वो पीक्स और सिग्नल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज, कपलिंग कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू होता है, कई सारी चीजों पर इफेक्ट करता है। जैसे कि वन इज कॉल्ड जेमिनल कपलिंग। जेमिनल कपलिंग मींस, जेमिनल मतलब जेमिनल हम लोग इस तरह के से मान सकते हैं कि एक ही कार्बन पर जो डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं उन प्रोटॉन्स को हम लोग जेमिनल प्रोटॉन्स कहते हैं, है ना। जैसे कि ये दीज टू आर जेमिनल, या इसको हम लोग इस तरह से ना मान के इसे इस तरह से मान लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों सबका एनवायरनमेंट सेम है। इसे ऐसे मान लेते हैं सी डबल बॉन्ड सी आर सी एल एच एंड। अब आप देखो इन दोनों प्रोटॉन का एनवायरनमेंट अलग है क्योंकि ये वाला Cl के पास, ये वाला Cl से दूर है। तो दीज टू प्रोटॉन्स आर कॉल्ड जेमिनल प्रोटॉन। तो इनके बीच में जो कपलिंग होगी, इनके बीच में कपलिंग होगी, उससे जो कपलिंग कांस्टेंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड जेमिनल कपलिंग, इन दोनों के बीच की कपलिंग। और जो इनके बीच के जो वैल्यू होगी जे की, वो जे की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बॉन्ड एंगल के। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो जे की वैल्यू बढ़ेगी और बॉन्ड एंगल घटेगा तो जे की वैल्यू घटेगी। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं विसिनल कपलिंग। विसिनल मतलब बराबर वाला। जैसे कि
ये CH3, तो ये जो प्रोटॉन्स हैं ये विसिनल, ये वाला प्रोटॉन इसके विसिनल है, बराबर वाले कार्बन पर जो प्रोटॉन होता है वो विसिनल प्रोटॉन। तो इनके बीच में जो कपलिंग होगी, दैट कपलिंग विल डिपेंड ऑन द डाइहेड्रल एंगल, नॉट बॉन्ड एंगल। डाइहेड्रल एंगल इज द, इफ वी ड्रॉ दिस टाइप ऑफ, है ना, अगर हम लोग इनकी इस तरह की स्ट्रक्चर बना दें, ये एच एच एच, तो ये जो इन दोनों के बीच का एंगल है, ये एंगल, इसे क्या कहेंगे, डाइहेड्रल एंगल कहेंगे। तो ये वैल्यू अगर क्या होगी, मैक्सिमम कब होगी, जब 0 या 180 डिग्री का एंगल होगा, और मिनिमम कब होगी, जब 90 डिग्री का एंगल होगा। जब जैसे ये 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये 9 है ना, तो ये मिनिमम होगी। 90 का 60 डिग्री का एंगल लग रहा है मेरे को, है ना। तो ये एंगल जब होगा तब ये क्या होगी, मिनिमम रहेगी। लेकिन जब ये एंगल 180 डिग्री का होगा, यानी कि इसमें और इसके बीच देखो तो 180 डिग्री का एंगल, तब ये क्या होगी वैल्यू, ये हाईएस्ट होगी, जे की वैल्यू। ठीक है जी अगली कपलिंग कहलाती है लॉन्ग रेंज कपलिंग, जब बराबर वाले से भी दूर वाली, है ना, दो से ज्यादा अगर हमारे क्या कह सकते हैं, दो से ज्यादा कार्बन होते हैं, यानी कि 3 बॉन्ड से ज्यादा की डिस्टेंस अगर हो जाती है, तब हम लोग उसको लॉन्ग रेंज कपलिंग कहते हैं। और इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है जैसे डिस्टेंस बढ़ती है। तो जे की वैल्यू डिक्रीज करेगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने समझी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।